अच्छा जी, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इससे पहले हम इसकी करेंगे प्रॉपर किस्म की, लाइक पहले चैप्टर कवर करेंगे, इसके बाद जाके हम कवर करेंगे क्या कहते हैं, इसके बाद जाके हम चैप्टर के टॉपिकल और फिर उसके बाकी हर चीज़ करेंगे, राइट। अच्छा जी, सबसे पहली बात हम यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, पहले मैं इसको एज़ यूजुअल पहले सेट कर लूँ। पर्पल, ठीक है, और इसको प्रॉपर शेप दे देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हम्म अच्छा जी, हम स्टार्ट कौन सा चैप्टर करने जा रहे हैं पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ आइडियल गैसेस, ठीक है, और इसको मैं कर लेता हूँ ब्लैक में, और ठीक हो गया, ये हमने यहाँ पे किया सेट, राइट। अच्छा जी, अब हमें सबसे पहले आइडियल गैस में क्या चीज़ें जानने की ज़रूरत है, पहले हम वो तैयार करेंगे, राइट। सबसे पहले जो लाइक हम टू द पॉइंट पेपर पेपर पैटर्न के हिसाब से काम करेंगे, और वो काम है लाइक लेट मी सी, पहले क्या करना चाहिए हमें, हाँ दो डेफिनेशंस ऐसी हैं जो पास्ट पेपर में आ चुकी हैं, हम सबसे पहले वो डेफिनेशंस भी चेक करेंगे, राइट। अच्छा जी, वन, एवागाड्रोस, एवागाड्रोस कांस्टेंट, ये ऐसी चीज़ है जो पेपर में आ चुकी है, पहले हम इसी को, इसकी डेफिनेशन भी पहले हम कवर करेंगे और फिर आगे जाएंगे। अच्छा जी, एवागाड्रोस कांस्टेंट क्या होता है कि हमने केमिस्ट्री में ओ लेवल की केमिस्ट्री से, एएस की केमिस्ट्री से याद होगा कि हम एक वैल्यू लिखा करते थे 6.02 इंटू 10 की पावर 23, राइट। ये तो नहीं बोलने वाले आपको, राइट। ये वैल्यू वो वैल्यू है जो हम कहते हैं कि आपके पास 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, वो ये वैल्यू है। आई रिपीट कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, इसे हम कहते हैं अवोगाड्रोस कांस्टेंट। अगर मैं इसको बाय डेफिनेशन यहाँ मेंशन करूँ तो क्या मेंशन करूँगा, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, राइट। ये थी हमारी पहली डेफिनेशन जो हमने कर ली, राइट। फिर आता है हमारा डेफिनेशन नंबर 2। ये कौन सी डेफिनेशन है, मोल की, क्योंकि पास्ट पेपर में मोल की डेफिनेशन भी आ चुकी है। इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन से पहले मैं बताता हूँ कि आपके पास मोल होता क्या है। अगर तो आपके पास एक ऐसा सब्सटेंस हो या एक ऐसी चीज़ हो जिसके अंदर आपके पास उतनी पार्टिकल्स हों जितने आपके 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 के अंदर है, राइट। कि आई रिपीट कि आपके पास एक ऐसा सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऐसा हो जिसके अंदर आपके पास उतनी पार्टिकल्स हों जितने आपके 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 के अंदर है। बेसिक इसका ऑपोजिट हमें लिखना होता है कि मोल क्या होता है। क्या क्या लिखेंगे हम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, amount of substance containing the same number of particles as 12 gram of कार्बन 12, राइट। ये तो डेफिनेशंस हैं हमारे अभी के आइडियल गैस के बारे में, लाइक आइडियल गैस वाले चैप्टर के अंदर, सही है। तो दोबारा बताता हूँ कि आपके पास अवोगाड्रोस कांस्टेंट क्या होता है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, राइट। अच्छा जी, और आपके पास मोल क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस
containing the same number of particles as 12 gram of carbon 12, right? ये दो डेफिनेशंस रटी हुई होनी चाहिए, लाइक जुबान पे होनी चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज एवोगाड्रोस कांस्टेंट, जल्दी से बताएं इट इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। अगर इफ समबडी आस्क्स अबाउट लाइक व्हाट इज अ मोल, फ़ौरन बताएं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस containing the same number of particles as 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, राइट? अच्छा जी, यहाँ पे हमारा ये दो डेफिनेशंस ख़त्म होती हैं। फिर हमारे पास कौन सी मेन चीज़ें हैं? अच्छा जी, इस चैप्टर में और आपके पास मेन चीज़ क्या है? रिलेशंस वो करने की ज़रूरत नहीं है, वो इंसान की कॉमन सेंस से भी हो जाता है, राइट? बस एक चीज़ है कि अच्छा मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। आपके पास ना मिसाल के तौर पे ये फार्मूला आपने यूज़ किया P1V1 अपॉन P2V2, ये तो आप लोगों को आई होप अभी तक याद होगा एएस केमिस्ट्री से भी और ओ लेवल से भी, राइट? अब इसके अंदर एक बात याद रखनी, अगर आपने टेम्परेचर भी इंक्लूड किया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तब कैसे करेंगे? हम करेंगे P1V1 अपॉन T1, P2V2 अपॉन T2, राइट? आपने ये चीज़ कर दी। अच्छा जी, एक और चीज़ अगर तो आपके पास एक चीज़ है कांस्टेंट हो, मिसाल के तौर पे, हाँ, इफ़ वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट, ठीक है, तो अब कैसे हम करेंगे? अब हम करेंगे P1 T1 P2 T2, सही है। एक तो आपके पास ये चीज़ आ गई है। अच्छा जी, और क्या हमें करने की ज़रूरत है? लेट मी सी। इसी तरह अगर आपके पास नहीं, आई थिंक बाकी सारी चीज़ें टू बेसिक जो कोई भी कॉमन सेंस से भी हो जाएंगी, ठीक है। बस यही याद रखना, अगर इनमें से कोई चीज़ लाइक कांस्टेंट होगी, लाइक इमेजिन करें आपके पास इधर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हमने इसकी इसकी रिलेशन बना लिया था। इन केस आपके पास यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो वी और टी का इन्वर्स रिलेशन बन जाएगा, लेकिन इतना इतना मुश्किल नहीं है, राइट? अच्छा जी, आगे आती है हमारे पास दो इक्वेशंस आती हैं, राइट? अच्छा जी, क्या आती हैं? आपको पता होना चाहिए कि आपके पास पी वी इज़ इक्वल्स टू एन आर टी, ये आपके पास फॉर्मूला एक। इसके अंदर आपको हमेशा पता होगा कि टेम्परेचर आपका किस में आता है? केल्विन में आता है। यानी कोई भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लेके उसके अंदर 273 कर देंगे, आपके पास केल्विन में आपका टेम्परेचर आ जाएगा। एक तो बात ये आपको पता होनी चाहिए, राइट? और क्या पता होनी चाहिए कि अगर तो आपके पास हो जाए अगर 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 हाँ एक और होता है पी वी इज़ इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है। ये तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है ना। नंबर ऑफ मोल्स क्या मतलब है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कॉन्टेनिंग द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम। लेकिन अगर इन पार्टिकल्स को अगर आपने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, अब मैं बताता हूँ कैसे होता है। ये है ना आपके पास एक कोई भी एक बॉक्स है जिसके अंदर आपको पता है कि आपके पास एक पार्टिकल है, हमने उसका तो चलो निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स का निकाल लिया। इन केस जो बाकी सारे जो ढेर सारे आपके पास मौजूद हैं उन सबको कैसे निकालेंगे? उसके अंदर हम क्या करते हैं, एवोगाड्रोस क्या कहते हैं, एवोगाड्रोस कांस्टेंट नहीं यूज़ करते, उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या यूज़ करते हैं? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अच्छा जी, अच्छा जी, अगर तो आप लोग, अच्छा एक और चीज़ एन के टी। अच्छा जी, यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा कि आपके पास ना अच्छा, हाँ, यहाँ पे ये जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यहाँ पे जो आपके पास था ना आर था 8.31 था। यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कौन सा होगा? 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जॉल पर केल्विन, राइट? ये वैल्यू याद कर ले, बेटर बेटर रहेगा। हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू याद की थी
6.67 इंटू 10⁻11। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने याद की थी 8.99 10⁹ राइट। फिर हमने एक वैल्यू याद की हुई थी 1.66 इंटू 10⁻27 यू की वैल्यू थी। फिर हमने एक याद की हुई होती है 1.6 इंटू 10⁻19। ये हमने सारी वैल्यूज़ याद की हुई होती हैं राइट। एक और वैल्यू भी याद कर लें, कौन सी? 1.38 इंटू 10⁻23। इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे हम साथ साथ। 1.38 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये आपके बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की है। अच्छा जी, और क्या चाहिए आपको? अच्छा जी, और पेपर में कौन सी डेफिनेशन आती है हम वो भी मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे, राइट। अच्छा जी, हमने पेपर के अंदर जो आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है वो ये वाली भी है कि आप बताएं कि आइडियल गैस की डेफिनेशन क्या है। आपको पता होना चाहिए कि आइडियल गैस की जो है कि ये कौन सी गैस होती है। आप क्या लिखेंगे? इट इज़ द गैस, या फिर नहीं लिखेंगे आइडियल गैस is defined as ideal gas is defined as a gas that obeys the ideal gas equation, right. Ideal gas is defined as a gas that obeys the ideal gas equation at all pressures, volumes and temperature, राइट। ये तो पेपर के अंदर ना लाइक हर दूसरे क्वेश्चन में का ही होती है, ये याद होनी चाहिए। ये ऐसी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले दो डेफिनेशंस कराई हैं, राइट। इसको कर लें पक्का पक्का रट्टा। आइडियल गैस इज इक्वेशन that obeys the ideal gas equation at all pressures, volumes and temperatures. Ideal gas is defined as a gas that obeys the ideal gas equation at all pressures, volume and temperatures, right. अच्छा जी, आगे कुछ है इसके बाद ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्या है? काइनेटिक, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ, आपके पास आएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, राइट। अच्छा जी, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ 1 2 3 4 है हमारी याद करने वाली, राइट। अच्छा जी, यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट कौन सी होगी? अच्छा जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ऑल मॉलिक्यूल्स बिहेव एज आइडेंटिकल हार्ड एंड perfectly elastic spheres, राइट। ये थी हमारी पहली। इसको अगर आप सम इन करें ना, लिखनी आपने यही है कि ऑल मॉलिक्यूल्स बिहेव एज आइडेंटिकल हार्ड एंड परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर्स। लेकिन फॉर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि आपके पास क्या है, इलास्टिक कोलिजन होती है, ठीक हो गया। ये थी हमारी मेन चीज़, राइट। अगली क्या चीज़ है? अगली पहले याद होगी, ऑल मॉलिक्यूल्स बिहेव एज हार्ड identical and perfectly elastic spheres. All molecules behave as identical hard and perfectly elastic spheres. सेकंड क्या है? अच्छा जी, हाँ,
ये करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स is negligible compared with the volumes of the containing vessel. The volume of containing vessel. ठीक है, यप, एक सेकेंड। यप, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज़ है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना, फिलहाल मैं बताता हूँ कौन सी है। यही है, एक ये है और एक और भी है। टोटल 4 में से ना 2 सबसे इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, हाईलाइट कर सकते हैं इसे। ये ना टिप पे होनी चाहिए, लाइक प्रेफर्ड ये होती है, राइट। कि क्या है कि ऑल द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज निग्लिजिबल कंपेयर्ड विद द वॉल्यूम ऑफ कंटेनिंग वेसल। इसका मतलब क्या है, आगे बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि आपका जो डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स आपका क्या है, मच ग्रेटर देन, distance between particles is much greater than diameter of particles। इसका ये इन शॉर्ट मतलब है। मतलब के लिए मैंने साइड पे लिख दिया है कि आपका जो होता है ना, मैं जल्दी से बताता हूँ कि ये आपके पास ना क्या कहते हैं, ये ना मॉलिक्यूल हमें तो लगता है कि ढेर सारे यूं है। एक्चुअली ये है कि वो एक पार्टिकल भी, ये जितना डिस्टेंस है ना, मच ग्रेटर है देन देन डायमीटर और रेडियस। ठीक है, ये बात याद रहे, सही है। अच्छा जी, अभी तक दोनों क्या थी, ऑल मॉलिक्यूल्स बिहेव एज आइडेंटिकल हार्ड एंड परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर्स। और अगला क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल कंपेयर्ड विद द वॉल्यूम ऑफ कंटेनिंग वेसल। अच्छा जी, अब थर्ड कौन सी होगी। थर्ड क्या आपके पास है, देयर आर नो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। देयर आर नो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ये थी आपकी थर्ड। इसका क्या मतलब है कि जो अभी तो आपको इतनी खास शायद समझ ना आए, लेकिन आगे जाके परफेक्ट समझ आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो पार्टिकल्स के बीच क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। ये मतलब है इसका। अभी नहीं मतलब समझ आएगा, जब हम पास्ट पेपर्स करेंगे तब समझ आएगा, यानी टॉपिकल्स। ठीक है, अगली कौन सी है। अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ ना, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। पेपर में ना जब अगर आपसे वो पूछे ना कि कौन सी लिखनी है, तब आपने कौन सी लिखनी है मैं बताता हूँ। ये राइट देम डाउन इन पेपर। ये दो ऐसी हैं जो आपने पेपर में लिखनी है, ठीक है। लेकिन जो अभी जिसकी मैं लिखने जा रहा हूँ, इसकी इंपॉर्टेंस ऐसा कॉन्सेप्चुअल थिंग आगे ज़्यादा है, वो मैं बताऊँगा कैसे। देयर आर मैनी मॉलिक्यूल्स all moving
रैंडमली, ठीक है। और इसका आगे मैं मतलब लिखता हूँ, अभी इतना भी समझ आया ना, आगे समझ आ जाएगी कि एक्चुअली क्या होता है कि आपके पास ना जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, ढेर सारे एक बकेट ही है उसके, ठीक है। इसके अंदर भी इतने सारे होते हैं कि हम इमेजिन कर सकते हैं कि इनकी सब की एवरेजेस जो होंगी वो सेम होंगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अभी इतनी खास समझ नहीं है कि आगे आएगी जाके, अभी बस इतना समझ लें कि एवरेजिंग इज़ पॉसिबल, ठीक हो गया, राइट। अच्छा जी, अब दोबारा मैं बता देता हूँ, एक बार दोबारा देख लें क्या होता है कि आपके पास क्या है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में चार अजम्पशंस हैं। तो अजम्पशन वन क्या होती है, ऑल मॉलिक्यूल्स बिहेव एज आइडेंटिकल हार्ड एंड परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स, ठीक है, पॉइंट वन। पॉइंट टू, द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज निग्लिजिबल कंपेयर्ड विद द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनिंग वेसल। Third, there are no forces of attraction or repulsion between molecules. Fourth, there are many molecules all moving randomly. ये क्या है, postulates है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, ठीक है। अब आगे क्या आता है, आगे कुछ फॉर्मूलाज वगैरह हैं, लाइक जो एक्चुअली अब पेपर में आपकी हेल्प करने जाएंगी चीज़ें, वो कौन सी हैं। हम्म अच्छा जी, अब आपको मैंने बताना है कि एक बॉक्स है, एक और बॉक्स है, ठीक है। और ये जो बॉक्स है ये आपका ट्रांसपेरेंट है, ये जो बॉक्स है ये आपका है ट्रांसपेरेंट है, लेकिन इसको मैं कर देता हूँ, ये कलर कर देता हूँ, सही है, ताकि आसानी हो, राइट। ये ये ठीक है, मैं इसको चेक करता हूँ कि पर्पल में ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, या परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या चक्कर होता है कि आपके पास ना ये आप कर लेते हैं ब्लैक में, ठीक है। ये जो पूरी साइड है ना, इसकी जो लेंथ है वो क्या है, एल है, ठीक है। और एक यहाँ पे एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट को हम बेशक कह लेते हैं एम कह लेते हैं, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ तक, राइट। और इसको हम मेंशन कर लेते हैं सी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक बात पता होनी चाहिए कि आपके पास ना स्पीड क्या होती है, स्पीड क्या होती है, स्पीड क्या होती है, ये एक चीज़ ये है, एक मैं बताता हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इमेजिन करें आपके पास एक पार्टिकल है, तो उसकी जो, अब एक्चुअली मैं बताता हूँ क्या है कि ये जो है ना आपके पास ये है सी एक्स, ये समझे कि सी आपकी क्या है, सी हमने इसको एक्स वैसे एक नंबर दे दिया, असाइन कर दिया, लेकिन सी क्या है आपके पास, एक वेक्टर या फिर एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं कि ये वेलोसिटी है, ठीक है। क्या ये वेलोसिटी है, लेकिन हम अपने पास कैसे क्या यूज़ करेंगे, सी एक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इमेजिन करें कि जब ये सी एक्स इस दीवार से टकरा के, जिसका मैस एम है, टकरा के वापस आएगा, एक पार्टिकल जिसका मैस एम है, जिसका आपका वेक्टर सी एक्स है, यानी हमने स्पीड का वेक्टर उसको असाइन किया है, वो दीवार से टकरा के वापस आएगा, तो उसकी स्पीड क्या होगी, माइनस सी एक्स, क्या होगी, एक सेकेंड मैं बताता हूँ, माइनस सी एक्स, ठीक है। अब अब इमेजिन करें कि हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था कि आपके पास जो पार्टिकल होता है ना, ये पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल है, इनका आपस में जो होता है ना रेडियस या डायमीटर है, वो निग्लिजिबल है कंपेयर टू दी डिस्टेंस। यानी एक पार्टिकल जब यहाँ पहुँचेगा, आपको लगेगा यहाँ पहुँचा, एक्चुअली वो डबल डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे
कंप्लीट तो नहीं लिखाऊंगा लेकिन टू द पॉइंट बताता हूँ बात क्या है जो हमको पेपर के लिए रिक्वायर्ड है। हम ये कोई कॉन्सेप्चुअल क्लास तो नहीं ले रहे। अच्छा जी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो क्या थी, -cx पीछे से टकरा के वापस आएगी। अभी के लिए बेशक -6 ना भी करें, +cx कर दें, ठीक है। नंबर 2, आपके पास आ जाता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कभी भी पेपर के अंदर डिस्टेंस इस तरह पूरा गिवन हो तो आपने इसको 2 बार लेना है। 2l आपने डिस्टेंस लिया, टाइम लिया, cx ले लिया, राइट। अब यहाँ पे टाइम क्या आएगा, 2l cx, राइट। अगला स्टेप क्या होगा कि अब आपके पास हमने पढ़ा था मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम क्या होता है अभी, अब क्या बताया, पार्टिकल का मैस m है, स्पीड cx है। एक बार टकरा के यहाँ गई है, इमेजिन करें यहाँ आई है, यहाँ आई है, यहाँ आई है। आपका जो डिस्टेंस कवर होगा वो 2 बार, अगर इस पॉइंट के ऊपर है ना और फिर वो वापस आई है और फिर यहाँ पे आई है, इसने जितनी देर में कौन सा डिस्टेंस कवर किया है मैं बताता हूँ क्या चक्कर है। एक पार्टिकल है, यहाँ से उठा है, उसको जितना टाइम लगा है यहाँ पे जाने के लिए, मिसाल के तौर पर टाइम लगा है t, और वही पार्टिकल वापस गया है, फिर वापस आया है, इसको कह लेते हैं s, ठीक है। ये जो t है इज इक्वल्स टू s है, यानी अप्रॉक्सली सेम है। तो हम क्या कहते हैं कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 2l किया है। अब समझिए मेरी बात, ठीक है। हाँ मोमेंटम मैस v होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि मैस आपका मैस है और वेलोसिटी का क्या था आपके पास, cx था, ठीक है। अब आपको पता है कि आपके पास क्या होना चाहिए, cx जो है ना, x नीचे लिखेंगे आप। अब यहाँ पे आपके पास आएगा चेंज इन मोमेंटम, वो क्या आता है, फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने लिखा है कि ये वेक्टर वापस जाएगा, इधर आएगा और फिर उधर जाएगा, इसके लिए हमने क्या यूज़ किया था, -cx, ठीक है, याद रहे। क्योंकि आपकी क्या हो रहा है कि आपका जो पार्टिकल है रिबाउंड हो रहा है, व्हेन इट हिट्स द फॉल द वेलोसिटी वुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट आफ्टर रीबाउंडिंग, सही है। अच्छा जी, -mcx ये चेंज हो रहा है, -mcx -2mcx, इतनी बात समझ आ गई है। अभी यहाँ पे हमारे लिए ना साइन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको बेशक इग्नोर कर दें। आगे न्यूटन का सेकंड लॉ याद है, क्या होता था, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, 2mcx डिवाइड बाय टाइम, सही है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर तो आपके पास ये आ गया 2mcx, टाइम क्या होगा आपके पास, टाइम आपने ऊपर कैलकुलेट किया, 2l/cx, 2l/cx, इसको इसको यूज़ कैसे करेंगे, 2mcx डिवाइड बाय 2lcx। अब क्या करेंगे, 2mcx cx अपॉन 2l, 2 कैंसल, 2 कैंसल, आगे क्या होगा, m सी एक्स का स्केयर अपॉन l, ठीक है। ये क्या था आपके पास, फोर्स, राइट।
अब आपको पता होना चाहिए कि आपके पास फोर्स आ गई है। अब जैसे कि मैंने उस वक्त बताया था ना कि जो आपके पास एन होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, अब आपने वो इंक्लूड कर लेना अपने अंदर। ओके, राइट। अच्छा जी, आगे क्या होगा? फिफ्थ स्टेप, एन एम सी एक्स का स्केयर अपॉन एल, राइट। अब आपके पास पता होना चाहिए कि आपके पास एरिया क्या होगा इसका, एल स्केयर। आपके पास 6th पॉइंट पे आएगा, आपने अब निकालना है प्रेशर। प्रेशर कैसे निकालते हैं? फोर्स अपॉन एरिया, एफ अपॉन ए होता था ना, राइट। यहाँ पे फोर्स क्या आई है आपके पास, एन एम सी एक्स स्केयर अपॉन एल, डिवाइड बाय एरिया आया आपका एल स्केयर, राइट। इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1/L स्केयर। अब क्या होगा, एन एम सी एक्स स्केयर एल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि आपके पास वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, लेंथ क्यूब होता है। इसका वॉल्यूम क्या होगा, एल क्यूब होगा। अब क्या हो जाएगा आपके पास, प्रेशर क्या हो जाएगा, एन एम सी एक्स स्केयर अपॉन वी। आपके पास ये आ गया, एक नया एक्सप्रेशन आ गया, ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है एक। आगे 8th स्टेप क्या होगा, अब आपके पास क्या होगा कि आपने ना जब लिया था ना एन सी एक्स का स्केयर लिया था या सी एक्स लिया था, ये डायरेक्शन थी ये वाली। एक अगर आप करते, ये हो जानी थी सी वाई, ये वाली साइड करते तो क्या हो जानी चाहिए, सी जी हो जानी चाहिए थी, राइट। इधर मैं कर नहीं पा रहा, पर चले समझ तो गए ना कि डिफरेंट प्लेन्स के अंदर भी तो होता है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या आता, डिफरेंट प्लेन्स, राइट। यहाँ पे आ जाएगा सी स्केयर सी एक्स स्केयर सी वाई स्केयर सी जी स्केयर, राइट। नीचे आप मेंशन करेंगे कि आपने जो पोस्टुलेट पढ़ा था ये वाला, एवरेजिंग इज़ पॉसिबल। यहाँ पे हम एवरेजिंग कर देंगे। एवरेजिंग कैसे करेंगे कि हम क्या लिखेंगे, और पॉसिबल, राइट। फिर हम क्या मेंशन करेंगे, सी एक्स स्केयर। पहले हम इनका क्या करेंगे, पहले हम इनका क्या कर लेंगे, इनके इनके मीन ले लेंगे। सी वाई स्केयर सी सी जी स्केयर, राइट। हमने लिख दिया कि ये आपस में बराबर हैं। अगर तो ये आपस में बराबर हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि अगर आपके पास सी एक्स स्केयर हो, सी वाई स्केयर हो, सी वाई स्केयर हो और सी प्लस सी सी जी स्केयर हो, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपके पास
सी कोई भी एक ले लें, ये यूज़ कर लेते हैं हम इन सब की जगह, राइट। ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है, राइट। ठीक है, ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है, उतना ही है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, सी एक्स स्केयर प्लस सी एक्स स्केयर, राइट। ये क्या हो गया, 3 सी एक्स स्केयर, राइट। हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मीन स्केयर वेलोसिटी, राइट। इसे हम क्या कहते हैं, मीन स्केयर वेलोसिटी। अब मैं को बताता हूँ, बड़े मज़े की है। वेलोसिटी पहले आ जाएगी, सी वेलोसिटी को कहते हैं, फिर स्केयर आता है और फिर मीन आता है, ठीक है। ये बस ये ट्रेंड याद रखना कि पहले आपने वेलोसिटी लिखनी होती है, फिर उसका स्केयर करना होता है, फिर उसका मीन करना होता है, ये याद रहे। तो अब आप क्या करेंगे कि आपने एक्सप्रेशन में सी एक्स स्केयर यूज़ किया हुआ था ना, इसको आप सब्जेक्ट बना लें, सी एक्स स्केयर सी स्केयर अपॉन 3, राइट। अब आपने ऊपर क्या किया था, एन एम सी एक्स, आपने किया था सी स्केयर, एक मिनट, सी एक्स स्केयर किया था ना, हाँ, एन एम सी एक्स स्केयर किया था, और नीचे किया था आई फील लाइक 3v किया था, क्या किया था, एन एम सी स्केयर ये किया था, सॉरी। अगर तो हमने ये किया था, एक मिनट मैं ये ले लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, राइट। इसको नीचे ले आते हैं, राइट। हमने क्या किया था यहाँ पे, एन एम सी एक्स स्केयर अपॉन वी किया था ना, राइट। तो अच्छा जी, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूट करा देना नीचे। ये किस तरह होगा कि P इज इक्वल्स टू, ये ले आते हैं, P इज इक्वल्स टू, आपके पास सी एक्स स्केयर की जगह स्केयर अपॉन 3 हो जाएगा, एन एम सी स्केयर अपॉन 3v हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर आपने ये वाला जो आपके पास वॉल्यूम में यहाँ ले जाते हैं, पी वी एन एम सी स्केयर अपॉन 3 कर दिया हमने, राइट। ये 13 स्टेप हो गया आपका, बेसिकली ये 13 हुआ स्टेप आपका, राइट। 14 स्टेप क्या होगा, अब आपको पता होगा कि आपके पास जो टोटल मास होता है ना, वो क्या है, इस केस में एन एम है, राइट। और आपको पता होगा कि डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम होती है, इस केस के अंदर हो जाएगा एन एम अपॉन वी हो जाएगा, राइट। तो अब हम दोबारा लिखते हैं, क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू एन एम सी स्केयर अपॉन 3v होता है ना। अब आप एन एम अपॉन वी को डेंसिटी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, डेंसिटी सी स्केयर अपॉन 3, राइट। ये आपने एक्सप्रेशन को चेंज कर दिया, ठीक है। अब एक और चीज़ है बड़े मज़े की, कि आपके पास एक और तरीका भी होता है, लेट मी सी, हाँ, एक होता है आपके पास कि काइनेटिक एनर्जी, राइट।
अगर हम क्या करें कि अपनी, मैं एक सेकेंड, हम्म 15, आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो होती है इसका अगर मीन लें तो आपके पास क्या आता है, हाफ एम सी स्केयर, हाफ एम वी स्केयर हो गया ना, राइट। अगर आपने टोटल काइनेटिक एनर्जी लेनी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, इसका क्या मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, हाफ एन एम सी स्केयर यूँ कर रहे हैं, राइट। अब एक और चीज़ आती है, आइडियल गैस इक्वेशन। अभी हम फिर एक रिकैप करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी एन के टी, एन मैंने एन आर टी लिख लगा था, एन के टी होती है, राइट। इसमें आपको पता है कि ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, मैंने बताया था, और इसकी वैल्यू क्या थी, 3.28, 3.28 क्या थी, 1.38 इंटू 10⁻⁻23, राइट, 1.38 इंटू 10⁻⁻23। अगर हम ऐसा कर दें कि आपके पास, एक सेकेंड, आपके पास होता है, आपके पास था पी वी एन एम सी स्केयर अपॉन 3, इसको हम रिप्लेस कर दें पी वी इज़ इक्वल्स टू एन के टी से, तो अब क्या होगा कि आपके पास हो जाएगा एन के टी एन एम सी स्केयर अपॉन 3, राइट। अब हम क्या करें कि अपनी दोनों साइडों से एन एन निकाल दें, अब क्या बना, के टी एम सी स्केयर अपॉन 3। अब अगर हम क्या करें कि दोनों साइडों को मल्टीप्लाई बाय हाफ कर दें, हाफ हाफ, यानी ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी पूछते हैं, हाफ हाफ। अब क्या हो जाएगा कि आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ के टी, और आगे मैंने आपसे निकलवाया क्या होगा आगे, आपके पास क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम 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 सी स्केयर, राइट, या हाफ एम वी स्केयर। हाफ एम वी स्केयर अगर आ जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी अपॉन 3। काइनेटिक एनर्जी अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा, 3/2 के टी हो जाएगा, राइट। अच्छा जी, अगर ये आपके पास बन गया, एक और तरीका भी होता है, वो क्या है कि आपके पास अगर आ जाए 3 अपॉन, एक सेकेंड में किसी को कलर से करता हूँ, हाँ, अगर आपके पास हो जाए 3/2 के टी हो जाए, और इसको आप कर दें हाफ एम सी, अच्छा नहीं, मैं बताता हूँ क्या चक्कर है, अगर आप कर दें 3/2 के टी से, राइट, मैं बताता हूँ, ये हो गया 3/2 के टी हो गया, और यहाँ पे आप काइनेटिक एनर्जी का फुल आप एक्सप्रेशन लिख दें, यानी क्या लिख दें, हाफ एम सी स्केयर, और आप क्या करें, दोनों साइडों से 2 कैंसिल कर दें, 1/2 निकाल दें, तो अब क्या आपके पास बचा है, ये आपके पास आएगा सी स्केयर हाफ 3 के टी अपॉन एम, राइट। और अब अगर आप इसका स्केयर रूट ले लें तो अब क्या बचा आपके पास, सी स्केयर स्केयर रूट 3 के टी अपॉन एम हो जाता है, राइट। अब आपने ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है ना, ये वाला रूट मीन, रूट मीन्स क्या, राइट, मैंने यहाँ पे लिखवाया भी था, एक मिनट, रूट मीन्स, आई थिंक मैंने यहाँ नहीं लिखा, पर आपको मैं बता देता हूँ, आपको क्या कहते हैं, इसे आप ना कहते हैं और एम एस स्पीड कहते हैं, ठीक है, ये याद कर लें, आर एम एस स्पीड। तो क्या होगा बेसिकली,
एक सेकेंड, हाँ राइट, और ट्रांसफर करके ग्रीन कर दे, राइट। तो इसके अंदर मैं आपको लिख के बताता हूँ कि आपके पास क्या होता है कि आर, एक सेकेंड रुके, इसको नो फिल कर दें, राइट। यहाँ पे लिखें, ये कर दें आर एम एस स्पीड, आर एम एस स्पीड और 3 kT/m, ये आपके पास आर एम एस स्पीड आ जाती है, राइट। एक और चीज़, 3K/m आपके पास क्या होता है, ये आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम एक और रिलेशन यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं, आर एम एस स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी, राइट। ये थी टोटल आपकी राइट। ये यूँ आ गया, राइट। तो बेसिकली यहाँ से हमने इतनी लंबी वर्किंग जो की है, इसको दोबारा बताता हूँ कौन कौन से स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये बताता हूँ डायरेक्ट, बाकी काफ़ी बता दिए। अच्छा जी, एक तो स्टेप है आपके पास ये वाला, ठीक है। फिर आपके पास स्टेप है ये वाला, फिर स्टेप है ये वाले, यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और ये वाला भी पेपर, बेसिकली जितनी मैंने वर्किंग कराई है ना, सारी रट लें, सारी रट्टा मार लें, आपका क्या कहते हैं क्लियर हो जाएगा, सही है। यही हर चीज़ याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये वाली भी थी, राइट। पोस्टुलेट्स याद रखनी है, फिर थोड़ी सी वर्किंग याद रखनी है, एक दो फार्मूलाज हैं, एक वैल्यू है, बस बाकी गुड टू गो चैप्टर है ये, सही है। हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है यहाँ पे, इसकी थ्योरी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब इसके खाली टॉपिकल्स करने हैं।